हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे भाई देखो 2022 की ये पहली क्लास है, यानी द परफेक्ट स्टडी की ये पहला लेक्चर है मेरे भाई। तो आप लोग इसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करना, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, क्योंकि हम लोग इसमें अधिगम सिद्धांत को आज बिल्कुल कवर कर लेंगे। देखो, आपका जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो थर्ड पेपर है, अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान, अधिगम एवं शिक्षण, उसका जो थर्ड चैप्टर है ना मेरे भाई, वो है अधिगम सिद्धांत। तो मैं आपको जब पहले ही लेक्चर इसका लिया था तो बताया था, यदि आप लोग इसे कवर कर लोगे तो समझो अपना थर्ड पेपर का 50 से 60% सिलेबस अधिगम सिद्धांत से ही कवर कर लोगे। तो टोटल 5 से 6 लेक्चर हो गए हैं। यदि उन लेक्चरों को आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लो। थोड़ा सा इस लेक्चर में मैं उसको रिवाइज भी कराऊंगा, और उसके बाद दो मनोवैज्ञानिक बचते हैं, जैसे एक तो हैं भैया आपके बेंडूरा साहब, और उसके बाद है कार्ल रोजर साहब। उनको भी मैं कवर करूंगा, ठीक है। पेशेंस के साथ, पूरा धैर्यपूर्वक के साथ पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से देखना, ये मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपका सारा कन्फ्यूजन मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलो, अब जो है कि मेरे भाई सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो है मैं लेक्चर जब लिया था उसमें मैं बताया था अधिगम सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बताया था थंडाइक साहब के बारे में, उसके बाद स्किनर साहब, फिर पावलो साहब, फिर कोहलर साहब को, ठीक है। अब इसमें हम लोग समझेंगे बेंडूरा साहब को, उसके बाद हम लोग क्या किसको समझेंगे, तो है मेरे भाई जो है आपके कार्ल रोजर साहब, ठीक है। इसके बाद जो है कि आपका लेक्चर समाप्त हो जाएगा और आपका जो चैप्टर है अधिगम सिद्धांत वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, थोड़ा सा पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे जो मैं फर्स्ट लेक्चर लेके आया था इसमें अधिगम के सिद्धांत में, तो वो ये बताता कि अधिगम सिद्धांत आखिर होता क्या है। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मेरे भाई, अभी से कंफ्यूज मत हो, आगे और भी चीज़ें पढ़नी है तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। देखो, अधिगम सिद्धांत क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे ना अधिगम सिद्धांत क्या होता है, तो कई बच्चे उसका जवाब देते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा है वही अधिगम सिद्धांत। अरे मेरे भाई, ये किसने आपको बता दिया? बच्चों ने क्या सीखा ये अधिगम सिद्धांत नहीं है, ये अधिगम का आकलन, अधिगम का मूल्यांकन है। बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ये है अधिगम सिद्धांत, ठीक है। बच्चे कैसे सीख रहे हैं प्यारे प्यारे दोस्त, ये है अधिगम सिद्धांत, ना कि बच्चों ने क्या सीखा है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन आप क्लियर क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो, थोड़ा सा ये समझो, जब मैं अधिगम सिद्धांत का लेक्चर लिया था तो उसमें मैं बताया था अधिगम सिद्धांत देखो मुख्यतः दो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत, और एक होता है मेरे भाई संज्ञानात्मक। तो कहोगे सर व्यवहारवादी को भी थोड़ा बता दो, तो व्यवहारवादी में मेरे प्यारे प्यारे दो जो बच्चे पहले से जुड़े उनको पता होगा, तो वो है थॉर्नडाइक साहब, स्किनर साहब, पावलोव साहब। और जो आपके जो संज्ञानात्मक है उसमें है आपके कोहलर साहब, और थोड़ा बहुत बेंडूरा साहब और कार्ल रोजर साहब है, ठीक है। देखो, जो कि मेरे भाई क्या होता है, जो ये तीनों लोग हैं ना, ये कहते हैं बच्चा जो कुछ भी सीखता है अपने व्यवहार से सीखता है। बल्कि कोहलर साहब कहते हैं नहीं नहीं, व्यवहार वहार नाम की कोई चीज़ नहीं है। बच्चा जो कुछ भी सीखता है भैया सूझ से सीखता है, अपने संज्ञान, अपने विवेक, अपने बुद्धि से सीखता है, ठीक है। इस प्रकार से अधिगम सिद्धांत को आप लोग समझ सकते हो प्यारे प्यारे दोस्त, ठीक है। अब चलो, थोड़ा थोड़ा मैं थॉर्नडाइक साहब को और स्किनर साहब, पावलो और कोहलर साहब को एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। फिर बेंडूरा साहब को पढ़ाऊंगा। देखो, थॉर्नडाइक साहब क्या कहते हैं मेरे भाई, सबसे पहले यही समझ लो थॉर्नडाइक साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो तुरंत आप बोलोगे मेरे भाई गेस करो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो कहोगे सर जी थॉर्नडाइक ने दिया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। किसका दिया था थॉर्नडाइक साहब ने? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। कहीं नोट पॉइंट करके लिख लेना, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। इनके जो सिद्धांत को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ESR का सिद्धांत। ध्यान से सुनना, ESR का सिद्धांत ऐसा समझाऊंगा आज ना, बिल्कुल देखो फुल मूड में हूँ समझाने के, ठीक है। इसको ऐसा समझाऊंगा ना कभी नहीं भूलोगे। ESR का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके प्यारे बिल्ली वाले मैन ने। देखो भाई, इसका फुल फॉर्म होता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का सिद्धांत, ठीक है। देखो, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का सिद्धांत, देखो क्या होता है, मान लो कोई एक लड़की की शादी हो रही है ना, तो भैया जब मेहंदी वहदी रखते हैं तो हाथ में चुपके चुपके कहीं नाम लिखते हैं उनके हस्बैंड का, ठीक है। मान लो किसी लड़की के भैया हस्बैंड का नाम है मेरे भाई, मान लो कोई भी नाम है, जैसे चलो मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ मेरे भाई, नाम मान लो आकाश यादव या फिर हिमांशु यादव नाम है उसका। तो सिर्फ इतना लड़की निकली लिखती है ना मेरे भाई, HY, यहाँ चोरी से कहीं लिख लेगी, और चाहे पता नहीं हस्बैंड को ढूंढने के लिए कहती है, इतना नहीं मुझे पता, पर किसी को ढूंढने के लिए लोग कहते हैं कि नाम ढूंढो, तो मेरे भाई शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखते हैं। तो जो आपका स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? तो मेरे भाई ये है जो कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का शॉर्ट फॉर्म है ESR। तो ESR का सिद्धांत किसने दिया था? आपके प्यारे प्यारे थॉर्नडाइक साहब, ठीक है। देखो, थोड़ा सा प्यार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझो आपका डाउट क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो भैया बिल्ली और जो कि मछली पे किया था, ठीक है। इतना आप समझते रहो, और ये जो अपना प्रयोग किए थे ये था मेरे भाई उद्दीपक और अनुक्रिया, ठीक है। इतना समझो। उसके बाद आते हैं आपके स्किनर साहब। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो मेरे भाई कबूतर पे और चूहों पे,
कबूतर पे और चूहों पे प्रयोग किसने किया था? तो आपके प्यारे प्यारे जो है कि स्किनर साहब। स्किनर साहब की जो कि क्या कहते हैं मेरे भाई। और हाँ, जो आपके थंडाइक है ना, ये प्रयत्न एवं भूल पे भी ज़्यादा जोर देते हैं, ये भी ध्यान दिमाग में बना के रखना। स्किनर साहब जो है मेरे भाई कबूतर और चूहों पे अपना प्रयोग किए, उसके बाद स्किनर के सिद्धांत को कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। कि इसमें जो कुछ भी होता है ना मेरे भाई, वो क्रिया करता है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि इसमें जो जो भी इनके प्रयोज्य हैं, चाहे वो कबूतर हो गई, चाहे वो चूहा हो गया, वो मेरे भाई क्या होते हैं, क्रिया करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं मेरे भाई पावलोव साहब। पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। कहोगे सर जी थोड़ा इसके बताते चलो। देखो मेरे भाई, सबसे पहले क्या करते थे, मान लो यहाँ पे एक कुत्ता है और यहाँ पे मेरे भाई क्या है कि आप उसको एक घंटी बजा के उसको भैया अनुकूलन करते थे ना। सबसे पहले क्या, कुत्ते के सामने भोजन लाते थे, तो मेरे भाई वो जो कि अपना लार बहाना प्रारंभ कर देता था। उसके बाद जब घंटी बजाते थे तो क्या करता था, जैसी घंटी बजाते थे वो अपना कान को खड़ा करता था। उसके बाद मेरे भाई भोजन और घंटी को साथ बजाते थे तो अपना लार बहाना प्रारंभ कर देता था। तो देखो ये घंटी के प्रति अनुकूलित हो गया। तो अनुकूलित का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके पावलोव साहब। पावलोव के सिद्धांत को और भी कुछ नामों से जानते हैं, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। ये इनके कुछ अन्य नाम भी हैं, ठीक है। और हाँ, पावलोव के सिद्धांत में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरे भाई समय नियंत्रण। सही समय पर जो कि सही समय पर उद्दीपक का आना। ये बताओ, यदि ये बताओ अगर भोजन जो है मेरे भाई, आप देखो घंटी बजाए और उसके बाद भोजन 10 मिनट लेट लेट लेके आए ना, तो एक बार तो कुत्ता अपना लार बहाएगा। उसके बाद ऐसे 3-4 बार ऐसे किया ना, भोजन घंटी बजा के भोजन लाए ही नहीं, तो कुत्ता मेरे भाई जो सीखा रहेगा वो भूल जाएगा। वो भैया लार बहाना प्रारंभ ही नहीं करेगा, बिल्कुल भूकेगा, क्यों हमको पागल बना रहे हो, भोजनवा क्यों नहीं ला रहे हो। यानी कि भैया इसमें समय का नियंत्रण बहुत महत्व रखता है, ठीक है। जैसे घंटी बजाए तुरंत भोजन का भी आना आवश्यक है, तभी वो लार अपनी बहाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके प्यारे आते हैं कोहलर साहब। समझ लो मेरे भाई, शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण ये भैया अपना सिद्धांत दिए। कोहलर साहब कहते हैं ना, जो बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने सूझ से सीखता है, अपने विवेक अपने बुद्धि से सीखता है, ये कहते हैं आपके कोहलर साहब। अच्छा, कोहलर कोहलर जी को गेस्टाल्टवादी कहते हैं। तो मैं जब जो कि अधिगम सिद्धांत बताया था उसमें गेस्टाल्टवाद का मतलब बताया था। देखो गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है ना मेरे भाई कि एक संपूर्ण आकृति। देखो डिक्शनरी में अभी गेस्टाल्टवाद का कोई भी मेन ऐसे कोई, जैसे एप्पल सेब है ना, इसी तरीके से गेस्टाल्टवाद का कोई मेन अर्थ नहीं है, लेकिन हम लोग इसे मान के चलते हैं संपूर्ण आकृति। देखो जो गेस्टाल्टवादी हैं, जो कोहलर हैं, वो कहते हैं ना कि बच्चा किसी भी समस्या का समाधान तभी करेगा जब समस्या समाधान के सभी संसाधन उपलब्ध हों। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी क्या बना रहे हो हम लोगों को, ये बताओ जब किसी समस्या का सभी समाधान उपलब्ध होगा तो समस्या क्रिएट ही क्यों होगी। चलो इसे समझ लो, आपका डाउट है क्लियर कर देता हूँ पहले। देखो मान लो यहाँ पे एक पिंजड़ा है, इसमें कि जो आपका सुल्तान है, चलो सुल्तान को नहीं, इस पिंजड़े में आपको ही बंद करता हूँ मैं। इस पिंजड़े में आपको बंद कर दिया और यहाँ पे आपका फ़ोन है, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपका फ़ोन है, ठीक है। और जो कि आपको पता है कि 2 दिन आपको खाना नहीं मिलेगा, आप रह सकते हो, लेकिन फ़ोन नहीं मिलेगा ना, तो आप अपने पूरे घर को अपने सर पे उठा सकते हो। देखो आपको फ़ोन आपसे थोड़ा मैं दूर रख दिया, ठीक है। आपके मम्मी जो आपका फ़ोन है थोड़ा दूर रख दी, तो क्या होगा, आप ये मान लो कि इस पिंजड़े से हाथ लेके आए बाहर, फ़ोन नहीं पाए, तो क्या बताओ आप कितना भी सूझ, कितना भी विवेक, कितना भी बुद्धि लगा लो, फ़ोन को पाओगे नहीं। यदि मैं इसमें 2 तो छोटी-छोटी डंडी ना डालूँ, अब क्या होगा, आप दोनों छोटी-छोटी डंडी को लेके और इसका जो कि फ़ोन इसमें जोड़ के फ़ोन को प्राप्त कर लोगे। तो यही कहते हैं गेस्टाल्टवादी। आप किसी समस्या का तभी सुलझा सकते हो, तभी समाधान कर सकते हो जब आपको समस्या समाधान करने के लिए उसके सब साधन उपलब्ध हों। यही कहते हैं आपके प्यारे-प्यारे कोहलर साहब, ठीक है। देखो सूझ को मैं बताते हुए ये बताया था, मान लो आपको मेरे भाई 9 का 5 में गुणा करना है और आपको पहाड़ा सिर्फ 6 तक आ रहा है, तो आप क्या करोगे। आप कोई बच्चा है वो गुणा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे प्रयास करते करते इसको मल्टीप्लाई कर लेगा। क्यों? क्योंकि भैया वो 9 का 5 में ना करके 5 का 9 में कर देगा, यानी उसका सूझ यानी विवेक जाग चुका है। ये हमारे कहते हैं कोहलर साहब, ठीक है। इस तरीके से जो मैंने पिछला कुछ पढ़ाया था उसका एक निष्कर्ष बताया हूँ। यदि और भी डीप में समझना चाहते हो तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में 3rd पेपर को ओपन करो और एक एक लेक्चर को देखना प्रारंभ करो, ठीक है। चलो अब हम लोग समझते हैं बैंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखो मेरे भाई, ये जो आपके जो कि मेरे भाई अल्बर्ट बैंडूरा साहब है ना, अच्छा ये बैंडूरा है ना कि छोला भटूरा है, तो ध्यान सुनना, ये अल्बर्ट बैंडूरा है ना कि मेरे भाई छोला भटूरा। तो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो कोई भी सिद्धांत हो ना, उसका एक पासवर्ड होता है। तो देखो जो बैंडूरा साहब का पासवर्ड है वो है मेरे भाई समाज।
कहोगे सर जी ये पासवर्ड नया शब्द कहाँ से ला दिए? तो सुनो ना मेरे भाई, देखो अधिगम सिद्धांत का जो कि मेरे भाई जब हम लोग समझे थे थॉर्नडाइक जी को, तो थॉर्नडाइक जी का जो कि पासवर्ड क्या था? तो मेरे भाई इनका पासवर्ड थी मेरे भाई बिल्ली, ठीक है? इनका पासवर्ड थी बिल्ली, और इसमें चूहा था और कबूतर था, इसमें इनका पासवर्ड क्या था? तो मेरे भाई कुत्ता था, और इनका पासवर्ड क्या था? तो मेरे भाई चिंपैंजी जो उनका बंदर था। तो इसी तरीके से इनका जो मेरे भाई पासवर्ड है वो है समाज, वो है एक 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 छोटी सी लड़की, ठीक है? एक लड़की भी अपना प्रयोग किए थे, ठीक है? चलो, अभी मैं उसको आगे समझाऊँगा। देखो मेरे भाई क्या होता है ना, बैंडूरा के जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, उसे एक शब्दों में अगर मैं समझाने का प्रयास करूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि बैंडूरा साहब कहते हैं कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है, वो भैया समाज से अनुक्रिया करके सीखता है, समाज के व्यवहारों को एडॉप्ट करके सीखता है। कहोगे सर जी ये क्या कह रहे हो? जब आप फर्स्ट पेपर में पढ़ाए थे वाइगोस्की साहब को, तब भी तो आप यही बात बोले थे, क्योंकि पियाजे कहते हैं बच्चा जो कुछ भी सीखता है स्वतः सीखता है, लेकिन जो कि आपके वाइगोस्की कहते हैं नहीं नहीं, बच्चा जो कुछ भी सीखता है समाज से सीखता है। तो सर जी आप भी वही बात फिर रिपीट कर रहे हो कि बैंडूरा साहब कैसे कह सकते हैं? तो मेरे भाई मैं ये भी तो रिपीट करता हूँ कि जितने मनोवैज्ञानिकों हैं मुझे सब के सब झूठे लगते हैं। एक कै बतिया सब कहते हैं, बस घुमा फिरा के कहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंट रहता है। चीज़ों को समझने का प्रयास करो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? चलो समझते हैं बैंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो बैंडूरा साहब कहते हैं ना, बच्चा जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी अधिगम ग्रहण करता है, वो समाज में जो भी व्यवहार चल रहे हैं भैया उसको अडॉप्ट करके, उसको भैया अनुकरण करके सीखता है। ये समझ लो भैया बैंडूरा का सामाजिक अधिगम का निष्कर्ष बता दिया मैं, ठीक है? चलो अब थोड़ा-सा इसे पढ़ो, क्योंकि देखो आपको एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंसिव टाइप लिखना है ना मेरे भाई, तो ये चीज़ें मैं ऐसे आपको आपके लिए डिज़ाइन करता हूँ। लेकिन यदि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप लिखनी रहती या मतलब आपके यूपी टेट या सीटेट का आप पेपर देते, तो आपको सिर्फ़ ऑप्शन पे क्लिक करना है ना, तो मैं इतना नहीं बताता। सिर्फ़ ऐसे लिखता कि जो आपके बैंडूरा साहब हैं वो अमेरिकन हैं, उसके बाद बैंडूरा बैंडूरा साहब ने कौन-सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, उसके बाद मैं समझाना प्रारंभ करता। लेकिन इसमें आपको लिखना है ना, तो चीज़ों को समझो। देखो प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा, ना कि छोला भटूरा, अल्बर्ट बंडूरा ने किसी व्यक्ति द्वारा अपने अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण कर उनके जैसा व्यवहार अपनाने स्वभाव में लाने की प्रक्रिया को सीखने के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप से स्वीकार किया। यानी कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है ना, वो जो दूसरों को देख के सीखता है। ये कहते हैं कि प्यारे-प्यारे आपके बंडूरा साहब, ठीक है? उन्होंने अन्यों के व्यवहार के निरीक्षण द्वारा सीखने को मॉडलिंग, आप सब कहोगे थोड़ा इसे समझाओ, आगे समझाऊँगा, परेशान मत हो, मॉडलिंग सबको अच्छे से समझाऊँगा एग्ज़ाम्पल देके। मॉडलिंग की संज्ञा दी, सीखने में परीक्षण तथा निरीक्षण को महत्व स्वीकार कर बंडूरा ने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे कहते हैं बंडूरा का सामाजिक सामाजिक सीखने का सिद्धांत या फिर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा समझ लो मेरे भाई बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। अभी फिलहाल हम लोग के बीच ये भी नहीं है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि ये समझ लो भैया सीखने का सबसे बेसिक जो है मेरे भाई सिद्धांत दिए। ये कहते हैं ना सिंपल सिंपल से भाषा में कि जो भी लड़कवा कुछ सीखता है, लड़का लड़की जो कुछ भी सीखता है ना, वो समाज से सीखता है। बात इनकी कैसे है अब समझो एग्जाम्पल से। ये बताओ कि एक बालक पैदा हुआ, ध्यान से सुनना प्लीज। एक बात एक एक बालक मान लो पैदा हो गया, ठीक है? अब इसे आप लोग कोई भाषा सिखा ही नहीं रहे हो। आप मान लो देखो ये प्रयोग मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बालक पैदा हुआ और आप 4 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक जितने परिवार के लोग हैं सब लोग गूंगा बन के रहो, सब लोग कुछ बोलबे मत करो 10 साल तक। ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन मैं समझो एक खुद से क्रिएट कर रहा हूँ। 10 साल तक कुछ बोलबे मत करो और ना ही उस बालक को किसी से मिलने दो। अरे मेरे भाई बालक कोई भाषा नहीं सीखेगा, बालक कुछ भी सीख नहीं पाएगा। बालक यहाँ तक कि मेरे भाई कुछ बोल नहीं पाएगा। जब कुछ भाषा ही नहीं बोलेगा जानेगा तो बोलेगा कैसे? तो इस प्रकार से ये कहते हैं, आप जब भाषा का उपयोग करते हो, प्यारी प्यारी बातें बोलते हो, कहते हो ना बोलो बोलो बेटा नाना, बोलो बेटा मामा, बोलो बेटा दादी, बुआ, नानी, मामा, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहते हैं। तो उन सब से अनुकरण करके ही तो सीखता है। तो इस प्रकार से इनका जो भैया सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा-सा देखो सीडीपी जो है ना, थोड़ा-सा मैं इसका पासवर्ड बताता हूँ कि जो सीडीपी ना जब खुद से रिलेट करोगे ना, इतना इंटरेस्टेड जो कि ये मेरे भाई की है जो कि सब्जेक्ट है ना, कि आपका मन खुश कर देगा। पता है ये आपके अपने बचपन से रिलेट करना प्रारंभ कराता है। खुद से जुड़ने का मौका देता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। ठीक है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो देखो बैंडूरा ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा कि मानव का व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा
पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतर क्रिया का मेरे भाई जो है कि प्रतिफल है। आप कहोगे सर जी इसे समझा दो, तो मेरे भाई बिल्कुल समझाऊंगा। देखो मेरे भाई क्या है कि संज्ञानात्मक बालक जब कुछ भी सीखता है, तो मैं जब आपको पियाजे साहब पढ़ाया था पेपर फर्स्ट में संज्ञानात्मक विकास, तो भैया कुछ जो तर्क करके, कुछ विवेक, कुछ बुद्धि, कुछ स्वतः से सीखता है। उसके बाद व्यवहार, अभी मैं ऊपर बताया ना व्यवहार के बारे में, व्यवहारवादी कौन कौन से हैं, तो संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और भी कुछ मेरे भाई पर्यावरणीय की जो एक अंतर क्रिया चलती है, तो उसके बाद जो है कि बालक सीखता है। ये कहते हैं यानी तीनों को मिला के समाज का निर्माण ही तो हो रहा है। अच्छा, समाज में कौन कौन से लोग आएंगे इसे भी समझ लो। देखो समाज में आपके परिवार वाले भी आएंगे, आपके स्कूल वाले भी आएंगे, और आपके जो है मेरे भाई मित्र, फ्रेंड्स, सब लोग आएंगे परिवार जो कि समाज में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कहते हैं समाज। अब आओ इनके प्रयोगों को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने मुख्यतः मेरे भाई 3 प्रयोग किए, ठीक है। देखो और तीनों में एक छोटी-सी लड़की को ये अपना जो कि प्रयोज्य बनाएँ। देखो अपना जो प्रयोज्य, अब थोड़ा-सा प्रयोज्य शब्द को समझ लो वरना आप कन्फ्यूज़ आ ही जाओगे। देखो थंडाई का प्रयोज्य क्या था? तो मेरे भाई थंडाई का प्रयोज्य था बिल्ली। स्किनर का प्रयोज्य क्या था? तो स्किनर का प्रयोज्य था कबूतर, और मेरे भाई जो है कि कबूतर, और क्या था मेरे भाई? चूहा। उसके बाद पॉलो का प्रयोज्य क्या था? तो मेरे भाई था आपका जो है कि कुत्ता। उसके बाद कोहलर का प्रयोज्य क्या था? तो भैया बंदर था, यानी कि सुल्तान नाम का बंदर था, चिंपैंजी। अच्छा किस द्वीप पे था ये? तो मेरे भाई ये अपना प्रयोग किस द्वीप पे किए थे? तो मेरे भाई केनरी द्वीप पे। उसके बाद कब से कब? 1900 मेरे भाई 13 से लेके 1917 के बीच, ठीक है। बंदर का नाम क्या था? सुल्तान था। इतना पॉइंट अपने दिमाग में बना के रखना, ठीक है। देखो ये मेरे भाई रिवीजन वीडियो है, तो मैं इसमें आपका रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से, देखो इनके प्रयोग को समझो। देखो इतना ये देखो, ये जो आपके इतना ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछ भी लेता है आपके एग्जाम में कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को थोड़ा सा विवेचना करो, लेकिन हमेशा पूछता है थंडाइक साहब को, या तो पॉलो साहब को, या फिर स्किनर साहब को, ठीक है। उनको मैं बेसिक से कवर कराने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। देखो सबसे पहले एक एक लड़की है ना, सबसे पहले उसको मेरे भाई क्या करते हैं, उसके हाथ में एक डॉल देते हैं, एक गुड़िया देते हैं, जिसे बेबी डॉल कहते हैं। एक गुड़िया देते हैं, और उसको देखो पहले क्या करते हैं ना, उस गुड़िया को लेके उसके माता पिता प्यार करते हैं, तो वो गुड़िया को बाद में उसे दे देते हैं, तो वो भी प्यार करती है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एक गुड़िया को उसके देखो उसको प्यार करते हैं, समाज के साथ उसको रिलेट करते हैं, तो वो भी उसको कैसे नहलाते हैं, कैसे धुलाते हैं, वो भी वो करती है, उसको कपड़ा पहनाती है। उसके बाद हिंसात्मक, तो मेरे भाई गुड़िया को क्या होता है कि उसके परिवार वाले उसकी मूड़ी तोड़ देते हैं, उसको पीटते हैं, ऐसे फेंक-फाक देते हैं। तो वो लड़कियाँ भी जब उसको देते हैं ना, तो वो भी फेंक देती है। यानी वो भैया सीख रही, अनुकरण कर रही। यही चीज़ टीवी में दिखाते हैं बाद में, कि और भी प्रयोगों में टीवी दिखाते हैं कि मेरे भाई क्या होता है कि बच्चों को कुछ हिंसात्मक चीज़ दिखाते हैं, तो बच्चे भी वैसी प्रवृत्ति के होते जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि घर में आप अपने मुँह से, अपनी ज़बान से जब कुछ बोलते हो ना, तो सोच सोच समझ के बोलो, क्योंकि आपके घर में बच्चे भी हैं जो आपको अपना मॉडल समझते हैं, आपको आपसे सीखते हैं, ठीक है। देखो मॉडल शब्द क्या हुआ? जो भैया आप अपने बच्चों के लिए एक अपने मॉडल के रूप में हो, ठीक है। चलो तो इस प्रकार से घर में कुछ भी शब्द बोल रहे हो, अनुचित वर्ड बोल रहे हो, तो उसको सोच समझ के ही बोलो, ठीक है। इस प्रकार से देखो जब वो हिंसात्मक चीज़ दिखाते हैं बच्ची को, तो बच्ची बिल्कुल भैया हिंसात्मक रूप पकड़ लेती है। मारपीट, क्या कहते हैं ना बच्चे, देखो मान लो अमीश पुरी की फ़िल्म देख के क्या करते हैं, वो अपने आप को भी अमीश पुरिया बनते हैं, या फिर सनी देओल की फ़िल्म देख के वो भी सनी देओल बनते हैं। देखो ऐसा नहीं कि मैं बहुत पुराने ज़माने का हूँ जो अमीश पुरी, सनी देओल का उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे भाई मैं नए ज़माने का भी उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे किक में आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं ना कि मैं मौत को टक से छू के वापस आ जाऊँगा। तो बच्चे ये भी बहुत कहते हैं कि मैं मौत को टक से छू के वापस आ जाऊँगा। तो क्या हुआ, ये अधिगम ये समाज से सीख रहे हैं ना मेरे भाई, तो यानी कि जो टीवी में देख रहे हैं वैसे सीखते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। देखो ये इनके प्रयोगों को थोड़ा सा निष्कर्ष के रूप में समझो, नोट पॉइंट है, इसको कहीं नोट कर लेना। बेंडूरा ने अपने सिद्धांत को और स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यक्ति दूसरों को व्यवहारों का परीक्षण करके भविष्य में दोहराने के लिए अपने व्यवहार में सम्मिलित कर लेता है। उसे देखकर मेरे भाई, ठीक है, उसे दोहरा कर वैसा व्यवहार करना सीख लेता है। इस प्रकार सीखने को मॉडलिंग कहते हैं। आप कहोगे सर मॉडलिंग सबको समझा दो। देखो मेरे भाई हर इंसान को देखो उसके जीवन में कोई ना कोई मॉडल रहता है। किसी किसी के देखो जब बच्चे छोटे रहते हैं तो वो अपने पापा को हीरो समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते हैं तो भैया सलमान खान को, या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, या फिर भैया पंकज त्रिपाठी को, या फिर अन्य किसी को भैया वो अपना हीरो समझते हैं, तो उनके जैसा व्यवहार करने का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो सलमान खान जो कि एक बार तेरे नाम फिल्म लेके आए थे, तो बीच में से अपना जो कि बार वैसे करने लगे, तो बच्चे तेरे नाम रख लिए। उसके बाद सलमान खान क्या हुए मेरे भाई, बीच में कुछ थोड़ा सा अजीब तरीके से कहते हैं, जो कुछ भी मेरे भाई एक्टर वैक्टर करते हैं बच्चे वैसा करना करना चाहते हैं, ये कहने का अर्थ है, ठीक है। इसका ज़्यादा डीप में मत जाओ। और कुछ बच्चे
जो अच्छे खासे बच्चे होते हैं मेरे भाई, वो एपीजे अब्दुल कलाम को देख के भैया मिसाइल मैन बन जाते हैं। ठीक है, कोई होमी होमी जहांगीर भाभा को देख के मेरे भाई कि मेरे भाई डिफेंस ज्वाइन करना चाहता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि भैया जो कुछ भी बच्चा सीखता है वो समाज से ही सीखता है। ये कहते हैं आपके अल्बर्ट प्यारे प्यारे बंडूरा साहब। ठीक है, चलो अब हम लोग समझते हैं कार्ल रोजर साहब को। अब देखो, कार्ल रोज साहब कहते हैं ना मेरा, जो उनका सिद्धांत है ना मेरे भाई, उसको कहते हैं सूचना संग्रह का सिद्धांत। अब कहोगे सर जी ये कौन से आ गए कार्ल रोजर साहब। यानी मेरे भाई ये कहते हैं ना, बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अनुभव से सीखता है। तो इनके सिद्धांत को अनुभवजन्य सिद्धांत भी कहते हैं। कहीं नोट करो प्लीज, कहीं नोट पॉइंट करके, जहाँ भी नोट कर रहे हो वहाँ लिख लो, कार्ल रोजर के सिद्धांत को दूसरे नाम से जानते हो, उसका नाम है मेरे भाई कि मेरे भाई अनुभवजन्य सिद्धांत। कार्ल रोजर का जो सिद्धांत है उसको कहते हैं अनुभवजन्य का सिद्धांत। बालक जो कुछ भी सीखता है ना, पहले देखो क्या होता है, पहले बालक अनुकरण करता है, उसके बाद जो आपके मेरे भाई कौन से थे इसके पहले, बंडूरा साहब कहते हैं बालक बालक अनुकरण करके सीखता है। ये कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, बालक अनुकरण करके ही सीखता है, लेकिन उसके बाद बालक क्रिया भी करता है। कैसे सुनो, मान लो कोई एक साइकिल चला रहा है ना, बालक सबसे पहले क्या करता है, देख लेता है हाँ ऐसे ऐसे साइकिल चलाना है, ऐसे पौड़ी मारना है, ऐसे कैंची पे बैठना है, उसके बाद धीरे धीरे गद्दी पे बैठना है। तो मेरे भाई वो जान गया। उसके बाद जब तक वो क्रिया नहीं करेगा, ये बताओ क्या सीख पाएगा। तो मेरे भाई कार्ल रोजर भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर मनोवैज्ञानिक का थोड़ा थोड़ा भैया डिफरेंट बता बता के अपने आप को साबित कर देते हैं। देखो क्या ये कहते हैं, बालक देखो मेरे भाई सबसे पहले साइकिल चलाना देखता है, उसके बाद जब तक क्रिया नहीं करेगा तब तक सीखेगा। इस प्रकार जब तक बाल देखो, जो साइंस में जब तक बालक प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक सीखेगा क्या। उसको आप बता दो कि हाँ ये केमिकल को इसमें मिलाओ तो ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन जब तक वो खुद से क्रिया नहीं करेगा क्या सीखेगा, नहीं ना। तो भैया कार्ल रोजर का सूचना संग्रह का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं भैया अनुभव को उसके साथ साथ क्रिया करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार आप लोग इसे पढ़ लेना, मैं समझा दिया हूँ कार्ल रोजर को बारे में। ठीक है, चलो आपके जो ये लेक्चर को मैं अच्छे से कंप्लीट कराने का प्रयास किया हूँ मेरे भाई। ठीक है, जो आपका अधिगम सिद्धांत है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार सारे लेक्चर को, जो प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं जाके देखना। आपका अधिगम सिद्धांत बिल्कुल बेसिक से कवर कराने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, एक बार चलो मैं इसको रिवीजन करा देता हूँ हाली हाली। देखो क्या होता है, अच्छा चलो सबसे पहले ये समझो अधिगम सिद्धांत। तो अधिगम सिद्धांत वो होता है बच्चे कैसे सीखते हैं, हम लोग उसे जानते हैं अधिगम सिद्धांत में कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कौन कौन से मेथड से। ये नहीं कि बच्चे क्या सीखे हैं, वो तो हो जाएगा मूल्यांकन। अच्छा, अधिगम सिद्धांत को मैं दो भागों में बताया था कि बांटते हैं। सबसे पहले व्यवहारवादी, उसके बाद संज्ञानात्मक। व्यवहारवादी में आपके आते हैं थर्नडाइक साहब, पावलोव साहब, स्किनर साहब। उसके बाद संज्ञानात्मक में आते हैं आपके कोहलर साहब, बैंडूरा साहब और थोड़ा बहुत मेरे भाई कार्ल रोजर साहब। ठीक है, चलो अच्छा आप कहोगे सर जी थोड़ा और भी बताओ। देखो मेरे भाई जो संज्ञानात्मक है ना, इसमें बच्चा तर्क करता है, इसमें व्यवहार करता है। ठीक है, और थर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो भैया बिल्ली पे। इनके जो है मेरे भाई सिद्धांत का नाम क्या है, तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यस आर का सिद्धांत। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का सिद्धांत। उसके बाद स्किनर का जो सिद्धांत है वो है क्रिया प्रसूत या फिर सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, तो मेरे भाई कबूतर पे और जो है कि चूहों पे। पावलोव का तो मेरे भाई इनको कहते हैं मेरे भाई शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या फिर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये था पावलोव का सिद्धांत। ठीक है, देखो और उसके बाद कोहलर साहब किस पे प्रयोग किए थे मेरे भाई, तो आपके पता है बनरा पे। बनरा का नाम क्या था मेरे भाई, सॉरी यार, बंदर का रिस्पेक्ट से दो यार, बहुत अच्छा बंदर था। तो मेरे भाई बंदर का नाम क्या था, तो बंदर का नाम था मेरे भाई कि सुल्तान। सुल्तान जो किस द्वीप पे था, तो मेरे भाई केनरी द्वीप पे। टोटल कितने बंदर थे, 6 बंदर थे, जिनमें से सुल्तान बहुत बुद्धिमान था। ठीक है, केनरी द्वीप पे कब से कब, 1913 से लेकर 1917 के बीच। ठीक है, इन्होंने अपना प्रयोग को अंजाम दिया। ठीक है, चलो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। इन्होंने सूझ का बताया कि जो कुछ बच्चे सीखते हैं वो सूझ से, अपने विवेक अपने बुद्धि से सीखते हैं। ठीक है, चलो इस प्रकार से मैंने सबको समझाने का प्रयास किया हूँ। और जो बंडूरा साहब हैं वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे भाई, जो कुछ बच्चा सीखता है वो समाज से सीखता है, जैसे आपके वाइगोस्की जी कहते हैं। ठीक है, बंडूरा साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे भी आप लोग जो मैं समझाया हूँ अच्छे से समझ लेना। ठीक है, खुद से रिलेट करके चीज़ों को सोचना भी। ठीक है, चलो इस प्रकार से मेरे भाई आपका लेक्चर जो है अभी के अधिगम सिद्धांत समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं कुछ अगले चैप्टर को। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना प्लीज़। देखो इसके बाद जो आपका चैप्टर है ना, उसका नाम है मेरे भाई अधिगमकर्ता तथा शिक्षक शिक्षक की भूमिका। तो उसको मैं कवर कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जो चैप्टर है ना, उसमें जैसे विकास और अधिगम, फिर व्यक्तिगत विकास के आयाम, तो उन चैप्टरों को मैं कवर करा दिया हूँ। जैसे व्यक्तिगत विकास के आयाम में आपको पढ़ना थोड़ा बहुत पियाजे साहब को, तो मैं जब पेपर फर्स्ट पढ़ाया था ना, वहीं से पियाजे साहब कवर हो जाएंगे। उसके बाद विकास,
तो मेरे भाई देखो, आपका समय, कीमती समय का मुझे अंदाज़ा है। तो विकास की अवस्थाएँ मैं सेपरेट लेक्चर बताया हूँ, फिर विकास के सिद्धांत भी बताया हूँ, तो वहाँ से वो भी कवर हो जाएँगे। और विकास की अवस्था और व्यक्तिगत आयाम भी ऐसे इस तरह के जो देखो कॉमन चैप्टर है ना, उनको मैं कवर करा दिया हूँ, तो परेशान नहीं होना। जो सेपरेट चैप्टर है उनको देखो मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है? बस आपको क्या करना है, एक बार द परफेक्ट स्टडी पे थोड़ा-सा बिलीव करो। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, उसे पढ़ना प्रारंभ करो। और हाँ, जब एग्ज़ाम दे के निकलोगे ना, पक्का मुस्कुराते हुए निकलोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है? परेशान नहीं होना। जो लोग चैनल पर नए हो, तो भैया कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो। ठीक है? प्लीज़ तभी जुड़ना। उसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे यहाँ पे जुड़ के कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? और हाँ, द परफेक्ट स्टडी चैनल पे जाके, यानी टेलीग्राम चैनल पे जाके, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से जाके इसका जो है कि पीडीएफ भी ले सकते हो, ठीक है मेरे भाई? चलो, अपना ख़्याल रखो और हाँ, पढ़ाई करते रहो। चलो, ठीक है, मिलते हैं अब जल्दी अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख़्याल रखो, ठीक है? चलो, गुड लक मेरे भाई, ठीक है? चलो।